Hello all, welcome to lecture 15 of Vaad Prativaad and Samvaad series, and I am Deepak Prakash. In last lecture, lecture 14, I comprehensively discussed Article 19, Clause 1, Subclause A. Then I also discussed freedom of press and associated important case laws like Ramesh Thapar versus the State of Madras, Brij Bhushan versus the State of Delhi, Binod Dua versus Union of India of 2021 case. Restrictions on media, right to information also I discussed along with relevant constitutional case, that was Raj Narayan versus the State of UP 1976. Union of India versus ADR case 2002, PUCL versus Union of India case, and PIF versus Union of India case 2018 and many more. Since I told you, पिछले बार ही मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारा चीज आर्टिकल 19 में है, क्योंकि आर्टिकल 19 हैज सीन मैक्सिमम इवोल्यूशन एट द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में काफी ज्यादा इवोल्यूशन किया है. सो when it comes to evolution, Supreme Court has evolved right to life to the maximum extent, and second highest is for the freedom of speech and expression. So today this is a part 2 of Article 19. Article 19 का part 2 where I'll be discussing few of the important topics related to Article 19. So first is defamation. सबसे पहला चीज हम लोग डिफेमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट हैज बीन इन न्यूज थ्रू आउट. पिछले एक साल से आफ्टर राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेमेशन हैज बीन इन न्यूज. डिफेमेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ जो सबसे रेलेवेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑल्सो विल डू. सुब्रमण्यम स्वामी का एक और केस है 2006 का, बट आफ्टर दिस केस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, that case is not that much relevant. Third is sedition. Sedition again it has been in news. पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगाया था कि अब कोई भी FIR रजिस्टर सेडिशन लॉ के अंदर नहीं होगा. अब क्या हुआ है? नाउ लॉ कमीशन हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट इन May 2023. सो अगले साल मेंस में सेडिशन एंड डिफेमेशन कैन बी आस्क्ड. केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड लॉ कमीशन रिकमेंडेशन ऑन सेडिशन. तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग. ये जो सारे टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, दीज आर ऑलवेज एवरग्रीन टॉपिक ऑफ यूपीएससी, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है, ऐसे अब आईपीसी का नाम चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट में ब्रिंग अमेंडमेंट इन द नेक्स्ट सेशन, लेकिन तब तक सेडिशन के बारे में अच्छे से समझकर तैयार रहिए. कमिंग टू डिफेमेशन. डिफेमेशन का शुद्ध हिंदी होता है मानहानि. जब आपके मान को कोई हानि पहुंचाए, मान का मतलब यहां पे रिस्पेक्ट है, आपका डिग्निटी है, डिग्निफाइड लाइफ है, तो अगर उसको कोई अफेक्ट करता हो डेलिबरेटली, दैट इज मानहानि. समवन इज डिफेमिंग योर रेपुटेशन. आपके रेपुटेशन को आपका रेपुटेशन ही डेंजर में है बिकॉज ऑफ सम डिफेमेटरी एक्ट ऑफ समवन, तो दैट इज डिफेमेशन. तो आगे सबसे पहले ये समझना है, मैं हमेशा बेसिक्स पे फोकस करता हूं कि क्या डिफेमेशन कहीं मेंशन है, एंड लेट मी टेल यू, यस. Article, it is one of the ground that is explicitly mentioned under Article 19 Clause 2, based on which a state can impose reasonable restriction on your freedom of speech and expression. So defamation is a ground that is explicitly provided. So defamation explicitly Constitution में mentioned है. Article 19 सब क्लाउज 2 को अच्छे से जाके पढ़ना है. ठीक है, नाउ कमिंग टू डिफेमेशन. डिफेमेशन होता क्या है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाउ वुड यू डिफाइन इट? सो सिंपल, एकदम सिंपली एक चीज याद रखिए, बेसिकली डिफेमेशन इज डिस्ट्रॉइंग द रेपुटेशन ऑफ समवन थ्रू राइटिंग और oral communication or both. If you are destroying the reputation of someone as an individual or as an organization, then you can be charged for defamation.
आप किसी को डिफेम कर रहे हो तो आपके खिलाफ FIR रजिस्टर किया जा सकता है. सो इन इंडिया डिफेमेशन इज बोथ सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग. मतलब डिफेमेशन इज कैन incur civil liabilities as well as criminal liabilities. दोनों चीज है. So under section 499 defamation has been made as a criminal offense and under section 500 of IPC defamation prescribes a punishment of not more than 2 years. अब समझ में आया कि 2 साल मिला राहुल गांधी को डिफेमेटरी स्टेटमेंट बनाने के लिए देने के लिए और उसके बाद क्यों उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था. तो सबसे पहले अब समझते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज, दैट इज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस. पिटिशनर थे खुद सुब्रमण्यम स्वामी और सुब्रमण्यम स्वामी हैज गिवन वेरियस आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ रिमूविंग डिफेमेशन फ्रॉम द IPC. वो बोलते हैं कि डिफेमेशन एज ए क्रिमिनल ऑफेंस शुड बी रिमूव्ड. क्यों बोलते हैं अब ये समझिए. वो बोलते हैं कि इट डिटर्स फ्री स्पीच. एक एज ए सिटीजन इट इज आवर ड्यूटी to speak freely and openly. That is the very basic of fundamental for effective functioning of democracy. And because of the fear of punishment, citizen cannot express his or her opinion freely and openly. ये सुब्रमण्यम स्वामी का पहला आर्गुमेंट है. सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं सेक्शन 499 chokes the legitimate criticism of public servant. पब्लिक सर्वेंट गलत भी कर रहा है तो पीपल कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 500 एंड सेक्शन 499 ऑफ IPC. थर्ड सुब्रमण्यम स्वामी एक और लॉजिक देते हैं. वो बोलते हैं कि सेक्शन 499 हैज बीन हाईली मिसयूज्ड where a person may be subjected to multiple complaints in various courts across the country for making a single defamatory statement. इसका मतलब क्या है. सुब्रमण्यम स्वामी वहां बोलते हैं कि एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट मान लो मैंने एक पर्टिकुलर प्लेस नोएडा में किया तो हो सकता है कि FIR मेरे खिलाफ नोएडा में भी रजिस्टर हो सकता है किसी ने दिल्ली में भी रजिस्टर करा दिया हो सकता है तमिलनाडु में भी हो सकता है उड़ीसा में भी हो सकता है बिहार में भी हो गया हो. सो द वेरी प्रोसेस, द लीगल प्रोसेस ऑफ कोर्ट अपीयरेंस इटसेल्फ मेक्स इट वेरी मच डिफिकल्ट. तो इतना ज्यादा अपीयरेंस 5 डिफरेंट प्लेस पे अगर मेरे खिलाफ FIR रजिस्टर हुआ है, हर जगह मुझे अपीयर होना पड़ेगा. सो दैट इटसेल्फ मे अमाउंट टू पनिशमेंट. तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का ये है. सुब्रमण्यम स्वामी एक और बात बोलते हैं. वो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमिटी ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उन्होंने भी, जिसका इंडिया इज अ सिग्नेटरी, हैव basically urged its member to decriminalize defamation because it curbs free speech. तो सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोलते हैं कोर्ट को कि सिविल डिफेमेशन in itself is the best sufficient ground for safeguarding the reputation and hence criminal defamation जो है section 499 of IPC and 500 of IPC are unreasonable restriction on freedom of speech and expression. ये बोलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी. तो क्या कोर्ट इस बात को बिल्कुल एग्री करेगी? सो सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हियरिंग द होल आर्गुमेंट रिजेक्टेड द अबव लाइन ऑफ आर्गुमेंट. उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छे लॉजिक दिए हैं. सी, सुप्रीम कोर्ट हैज आर्ग्यू दैट इन द एब्सेंस ऑफ पीनल प्रोविजन, अगर पनिशमेंट का डर नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एन इफेक्टिव डिटरेंस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच टू डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. कोई इफेक्टिव डिटरेंस नहीं होगा. डिटरेंस होना बहुत जरूरी है. पीनल प्रोविजन बेसिकली इंश्योर्स दैट डिटरेंस. दैट्स द वन आर्गुमेंट. सेकेंड, कोर्ट पॉइंटेड आउट इन दिस एज ऑफ इंटरनेट, वी आर लिविंग इन इंटरनेट एज. अभी हम लोग इंटरनेट एज में रह रहे हैं, सोशल मीडिया, and there are multiple ways through which reputation of a person painstakingly built over several years can be destroyed in few seconds. एक सिंगल सा पोस्ट जाता है and that start becoming viral, trending, and that can destroy the reputation of a person
who has built that reputation over a period of time. तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक आर्गुमेंट आता है. सुप्रीम कोर्ट फर्दर बोलता है कि अगर डिफेमेशन को सिर्फ सिविल लायबिलिटी मानेंगे, देन व्हाट विल हैपन टू पुअर, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे कंपनसेशन टू अ पर्सन whose reputation has been injured. तो उस केस में क्या करेंगे? That's another logical argument. And fourth thing, Supreme Court argued during election it would lead to promotion of hate speech against one another, because everyone knows now there is no any criminal liability, so they would, means when it comes to opposition candidate, they can speak anything whatever they want to. So Supreme Court say it may lead to people indulging in hate speech against each other, destroying free and fair elections in country and disturbing the peace and stability in society. Next, the court further points out that there is a need to make a balance between freedom of a speech and expression and right of dignity of a person that is promised to him under Article 21. आर्टिकल 21 में जो डिग्निटी का राइट दिया हुआ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है 19 में, उन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है. एंड दैट बैलेंस इज अचीव्ड थ्रू दिस, दैट बैलेंस इज अचीव्ड थ्रू दिस डिफेमेशन. सच अ बैलेंस इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी. दस दीज आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. रिसेंटली अभी राहुल गांधी के बारे में मैंने बोला, ही वॉज पनिश्ड अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी. इसके बारे में पढ़िएगा. राहुल गांधी के बारे में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव प्रोवाइडेड नोट्स इन माय टेलीग्राम स्टडी ग्रुप ऑल्सो. तो अगर आपने मिस किया होगा, गो एंड सी इट. दैट्स वन थिंग. कमिंग टू सिडिशन लॉ. सिडिशन लॉ का मैटर क्या है, ढंग से पहले समझना है. सिडिशन लॉ वॉज इन न्यूज, इसीलिए मैंने सोचा कि सिडिशन लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ. फर्स्ट थिंग, इन न्यूज राइट नाउ, एज सुप्रीम कोर्ट अभी वेरी रिसेंटली इन मार्च 2022 इट डायरेक्टेड द ऑथोरिटीज नॉट टू रजिस्टर एनी न्यू FIR अंडर सिडिशन लॉ एंड ऑल्सो सीइंग मिसयूज ऑफ सिडिशन लॉ इन मार्च 22 पुट्स ऑन होल्ड अंटिल रिव्यू. अब सिडिशन लॉ का जो भी सिडिशन का जो केस चल रहा है उस सबको पुट ऑन होल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डायरेक्टेड ऑथोरिटीज नॉट टू रजिस्टर एनी न्यू FIR. तो ऐसा क्यों, व्हाई इट वाज डन? तो सबसे पहले समझना है व्हाट इज सिडिशन. सिडिशन है क्या? सो फर्स्ट नो अबाउट इट. सेक्शन 124A ऑफ IPC प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन थ्रू रिटन or oral communication or both creates disaffection or disloyalty towards the legally or among the people against the lawfully established government, then it amounts to sedition. मान लो एक आदमी है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, थ्रू ओरल और रिटन कम्युनिकेशन लोगों को भड़का रहे हैं and creating disaffection among them against the government. जो गवर्नमेंट जिसको डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू चूज किया गया है, उनको उनके खिलाफ हम लोगों को भड़का रहे हैं, then that amounts to sedition. ये सेक्शन 124A ऑफ द IPC कहता है और इट प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट ऑफ अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया जा सकता है. तो सिडिशन के ऊपर ओपिनियन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. दो स्कूल ऑफ थॉट है सिडिशन के ऊपर इंडिया में. फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, इट सेज इट इज अ कॉलोनियल लीगेसी. इट इज अ कॉलोनियल लीगेसी. ये ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आईपीसी में डाला था, हेंस इट नीड्स नॉट टू बी देयर. एक ये है. सेकंड ये है, इट इज एंटी डेमोक्रेटिक इन स्पिरिट बिकॉज इट हिंडर्स the free speech, it hinders the criticism of government because there are too many subjectivity involved in it. Many times criticism of government is treated as seditious. That's a problem. So it is anti-democratic in a spirit.
it does not deserve a place in democratic political setup. Since India is the largest democratic country of the world, so it does not deserve to be the part of a statute. More importantly, they also argue about the high misuse of this provision by various government. Government over a period of time have highly misused section 124A. That is another important argument, hence must be repealed. लेकिन simultaneously there is a separate school of thought. एक और school of thought है, वो मानता है कि section 124A has been misused. वो बोलते हैं कि section 124 has been misused, but at the same time it also argues that because of seeing the internal situation of this country where there is too many threats in terms of, because of our border issues with Pakistan and other countries, so there is a threat of terrorism, there is a threat of insurgency, there is a threat of Maoism. So because of them it is important that कि section 124A should be kept in a statute book. उनको रखना है स्टैट्यूट बुक पे, वो होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री. वो क्या बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को, उसको सेक्शन 124A में इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू मिसयूज दैट प्रोविजन. तो पहले समझते हैं केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट 1962, जहां सुप्रीम कोर्ट सेड कि यूज ऑफ फ्री स्पीच बाय सिटीजन शैल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 3 फैक्टर्स. जो यूज ऑफ फ्री स्पीच जो है जो सिटीजन के द्वारा, इट शैल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज डिस्कशन, एडवोकेसी एंड थर्ड इज इंसाइटमेंट. डाई करके मैं याद रखता था, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं. डाई, डिस्कशन, एडवोकेसी, इंसाइटमेंट. डाई, ओके, डिस्कशन, एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट. अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है, सी mere discussion or advocacy, howsoever strong it is, howsoever vociferous it is, it may be in criticizing the government, does not amount to sedition. आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कितना भी क्यों नहीं स्ट्रांग हो, कितना भी क्यों नहीं वॉसिफेरस हो, that does not amount to sedition. And this was repeated even in विनोद दुआ केस. जो मैंने कल एक केस बोला है, कल जो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने केस बोला है, इट वॉज ऑल्सो रिपीटेड इन लास्ट लेक्चर. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इन विनोद दुआ केस सेड कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट अमाउंट टू सिडिशन. सो ओनली व्हेन, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ओनली व्हेन इट इज causing or it is inciting violence against the government, then it amounts to sedition. आपने कुछ बोला और बोलकर लोगों को भड़काया और जिस वजह से दंगा हो गया और जिस वजह से लोग सरकारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगे, then it amounts to sedition. Otherwise mere discussion, mere advocacy of something does not amount to sedition. अभी ये बहुत ज्यादा ये न्यूज में है बिकॉज इन May 2023 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सबमिटेड इट्स ओन रिकमेंडेशन ऑन सिडिशन लॉ. अभी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, उसमें उन्होंने दे आर्ग्यूड दैट सिडिशन लॉ शुड बी प्लेस्ड इन, शुड रिमेन इन स्टैट्यूट बुक, वो रहना चाहिए. अब उसके पीछे वो रीजन क्या देते हैं लॉ कमीशन, ये समझ लीजिए. फर्स्ट रीजन दे गेव इज security situation of this country is still it requires sedition law, section 124A, because there are too many issues related to terrorism, insurgency and Maoism. So still India needs a sedition law. That's the one thing. Second, it says कि there are people who are arguing that it has been abolished by the country who brought in here. ब्रिटेन लाया था सिडिशन को, बट सिडिशन वो खुद ही ब्रिटेन में वो एबॉलिश हो चुका है. तो लॉ कमीशन बोलता है कि कंडीशन, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ ब्रिटेन, यूके इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. इंडिया नीड्स टू कीप दिस स्टैट्यूट इन स्टैट्यूट.
Third, it also highlight about the danger due to social media, that is, it plays an important role in radicalization against India. Further, it also argues that sedition, though it is not explicitly mentioned in Constitution में sedition कहीं भी नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे under Article 19 Clause 2 sedition is not explicitly provided, but still it is a reasonable restriction, and Law Commission के हिसाब से it comes under reasonable restriction under in the interest of public order. उसमें sedition को भी लाना चाहिए. So now I have brought you to the most recent happening in defamation and sedition law. In the next lecture, that is lecture 16, I will be discussing parliamentary privileges and free speech. What is breach of privilege? Why there is a conflict between parliamentary privilege and free speech? Article 19, Clause 1, Sub-Clause B, and many more. So if you don't want to miss any of the important upload, please do like, share and subscribe. Happy learning. Take care.